व्हाई नॉट। बिल्कुल जी तलहा, आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वही क्वेश्चंस दोबारा रिपीट होंगे। ठीक है, देयर इज नो सच न्यू थिंग दैट इज इंक्लूडेड इन योर पेपर। एक तो आपने नॉवल को, लाइक आई नो कि देयर इज अ लॉट ऑफ चैप्टर्स इंक्लूडेड इन योर पेपर, बट प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि उस नॉवल में से आपके वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे जो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कर चुके। But one thing is for sure, you should at least know the summary of the novel. कि what is happening in the novel? Because I know that there is a lot of complicated vocabulary used in the novel. Wordings are very difficult. There is a lot of symbolism used in the novel, which is a new question by the way, and we are going to discuss it. But वही questions play का novel भी, नो प्ले को नावल भी नहीं कह सकते, प्ले इज डिफरेंट, नावल इज डिफरेंट। ठीक है। अब बस सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना कि आपका पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना वो बड़ा ही जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। दे आस्क यू, जस्ट सपोज दे विल बी आस्किंग यू कि जी डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट इन रेफरेंस टू एनी ऑफ द नॉवल और एनी ऑफ द प्ले दैट यू हैव रिसेंटली रेड। एक बहुत सा जनरल सा क्वेश्चन दे देते हैं, वो आपको ये नहीं कहते कि डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट इन रेफरेंस टू द नॉवल द पर्ल। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज जनरल। अब आपका पहले ये है कि एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट पर तो हम बाद में आएंगे। आप लोगों ने ये करना है कि आई वुड बी सजेस्टिंग यू पीपल कि डोंट गो, लाइक इफ यू आर नॉट, इफ यू हैवंट वेंट फॉर द रीडिंग ऑफ द नॉवल ना, लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग इट इज वेरी लेंथी एंड यू नो, सो वी विल बी डिस्कसिंग इट्स समरी शॉर्टली, इफ नॉट टुडे देन टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है, सो वो समरी आप लोगों ने सुननी है और उस समरी को, लाइक इट वुड बी लाइक दैट कि उस समरी में आपको पूरा नॉवल का क्रक्स बताऊंगी कि व्हाट हैपेंड इन द नॉवल। ठीक है, फ्यू पीपल हैवंट वेंट फॉर द रीडिंग yet। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वैसे तो आप कोई भी प्ले या कोई भी नॉवल उस क्वेश्चन में नरेट कर सकते, बट आई वुड बी सजेस्टिंग यू पीपल के ट्राई टू मेंशन योर ओन नॉवल दैट इज इंक्लूडेड इन योर टेक्स्ट बुक द पर्ल। ठीक है, उसकी स्टोरी इज नॉट डिफिकल्ट एंड वी वुड बी गोइंग थ्रू द समरीज ऑफ द होल नॉवल, सो वो आपको समझ भी आ जाएगी। अब ये है कि क्लास आपके वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि जी एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट, यू नो, व्हाट इज climax, how did climax play its role in the novel, what is anti-climax, what is conflict, what is anti-conflict, what is theme, what is setting, what is characterizations, characters। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो कि मैं ऑलरेडी लाइक लास्ट टाइम तो मैंने 6 to 7 क्वेश्चंस कंपाइल किए थे और उसी में भी फर्स्ट ईयर के आए थे, उसी में से सेकेंड ईयर के भी आए थे। ठीक है जी, नॉवल आएगा, लेकिन इस दफा चूंकि आप लोग का नॉवल थोड़ा सा चेंज हो गया, तो उसमें 4 to 5 क्वेश्चंस और भी मैंने ऐड किए जो आपके पेपर में आ सकते हैं। अब वो पीडीएफ मैंने कंपाइल कर दिया, आई वुड बी शेयरिंग इट इन द ग्रुप। ठीक है, अगर आप को लगता है कि नॉवल इज लेंथी एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर द रीडिंग, तो नॉवल से ही मैंने एग्जाम्पल्स पुट किए। ठीक है, आप वो 14, लाइक 12 to 13 क्वेश्चंस होंगे, 12 to 13 क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लें। ठीक है, वो आपको क्वेश्चंस का भी पता हो चल जाएगा कि जी उसमें क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, उन्हीं उन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, आपके सेंड अप्स एग्जाम्स में भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी। ठीक है, कोई इतने ज्यादा 20 to 25 क्वेश्चंस नहीं है, दे वुड बी 14 to 15 क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनको आप लोगों ने देख लेना है, उनको आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है, और वही सारा कुछ रिपीट होता है जो आपने फर्स्ट ईयर में किया था। अब क्लास ये है कि सबसे पहले 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जस्ट सपोज आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कि जी व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट इन रेफरेंस टू योर नॉवल द पर्ल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका पहले आप लोग देख लें, फिर हम उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब उसमें आप लोगों ने क्लास ये करना है कि आप लोगों ने क्या करना है कि एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट की हेडिंग देनी है, सॉरी सॉरी, जस्ट सपोज आप लोगों को पता है जी एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट कितने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये इज माय लिस्ट बाय द वे। ओके, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट। ठीक है, आप प्लॉट की डेफिनेशन ऑफ कोर्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों ने हेडिंग वगैरह कोई नहीं देनी क्लास। जब आप कहेंगे ना कि प्लॉट इज द, अभी हम करने भी जा रहे हैं, प्लॉट इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, यहाँ से आप डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे।
आप सिर्फ इस प्लॉट को मार्कर के साथ लिख लें, आपने हेडिंग नहीं देनी इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट। ठीक है, फिर जब एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट भी डिस्कस करेंगे तो उसकी भी हेडिंग नहीं देनी। अगर आप फर्स्ट लिखेंगे ना कि इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्लॉट, अगेन इंट्रोडक्शन को मार्कर के साथ हाईलाइट करें। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन हाईलाइटिंग एंड बिटवीन हेडिंग। ठीक है, सो आपने इस क्वेश्चन में हेडिंग्स नहीं देनी। तो पहले तो आप लोगों ने उस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है उसको डिफाइन कर देना है। फिर ऑफ कोर्स आप लोगों से दूसरा पार्ट यही पूछा जाता है कि आप रेफरेंस दें अपने नॉवल से या अपने प्ले से। अभी तो आपका नॉवल है। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने नेक्स्ट पैराग्राफ से विदाउट हेडिंग, ठीक है, अच्छा सॉरी, इसमें आप लोग हेडिंग दे सकते हैं, सॉरी, इसमें आप लोग हेडिंग देंगे कि एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट, ठीक है, इन रेफरेंस टू नॉवल। ठीक है, जो आपका नॉवल होगा ये आप लोगों ने हेडिंग देनी है। और फिर आपने वही एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट डिस्कस कर देनी है कि जी उसमें इंट्रोडक्शन क्या है, राइजिंग एक्शन क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, फॉलिंग एक्शन क्या है, बट विदाउट हेडिंग्स अगेन। वहां भी आप इंट्रोडक्शन को हाईलाइट करें, राइजिंग एक्शन को हाईलाइट करें, लेकिन आप लोगों ने हेडिंग्स नहीं दे। और मोस्टली ये जो आपका नावल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है या प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो एक ही पेज का होता है। सो ट्राई कि आप वो पूरा पेज जो है ना, वैसे तो आप इतना आपको आता है कि आप पूरा पेज लिख लेते हैं, लेकिन उससे कम आपने नहीं लिखी। समझ आ गई है? अब क्लास जो क्वेश्चंस हैं वो ये हो सकते हैं कि जी सबसे पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो यही होता है कि एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट। सो डू यू नो अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट? वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस एंड यू पीपल हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस इन द प्रीवियस क्लास बेसिकली। एनी आइडिया? ओके क्लास, सो बेसिकली प्लॉट जो है ना वो मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ कि प्लॉट इज बेसिकली अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड इट हैज 5 बेसिक एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें आपका एक्सपोजिशन, और जिसमें अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपने ये आर्क मस्ट बनाना होता है। इट इज बेसिकली टू रिप्रेजेंट योर एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट, और लाइक इट इज कंसिडर्ड टू बी द इजीएस्ट एंड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर एग्जाम्स। ठीक है, ये जितना इजी लगता है और जितना हम बार बार इसको रिपीट करते हैं ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये आर्क बनाएं। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इसको इंट्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपका एक्सपोजिशन भी होता है। अच्छा क्लास, इंट्रोडक्शन में मुझे आप लोग ये बताएं कि इंट्रोडक्शन में ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में आपको दो चीजों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। द फर्स्ट वन इज सेटिंग एंड द अदर वन इज करेक्टर्स। सो सेटिंग में क्लास आप लोगों को क्या बताते हैं जी? सेटिंग में आप लोग ये देखें, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाता है। it tells you about the time, about the place, and about the conditions. For example, just suppose I'm writing a short story or play related to the recent floods that hit Pakistan, the different areas of Pakistan. Basically, I'm just composing and writing a short story about that. ठीक है, so time would be like um, any name of the month, for example September, ठीक है, June, August, ठीक है, place would be Pakistan, condition, what would be the condition? The basically economical and social conditions that our country is facing। ठीक है, जिसमें हमारा कल्चर रिप्रेजेंट हो। ठीक है, जहाँ हमें पता चले कि जी उस सोसाइटी की या उस कम्युनिटी की या बेसिकली उस एरिया के सिचुएशंस क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, मोरली भी, सोशली भी, पॉलिटिकली, ठीक है, इकोनॉमिकली, जो जो भी कंडीशंस हो। तो बेसिकली आपको जो सेटिंग है वो सिर्फ आपको टाइम और प्लेस के बारे में नहीं बताता, ये आपको कंडीशंस के बारे में भी बताता है कि वो जो कम्युनिटी है, वो जो स्टेट है, वो एक कंट्री है, या जिस भी एरिया में हम जिस एरिया के बारे में हम प्ले नरेट कर रहे हैं,
ऐसे होगा प्ले, मतलब जस्ट सपोज हम उसमें करेक्टर्स भी ले आते हैं ना कि जी देयर वर 4 to 5 करेक्टर्स लिविंग बिसाइड्स द बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है, एंड देन floods hit those areas and they all were drowned and they were having a very happy life, तो some characters भी हम इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, ठीक है, जस्ट आई वाज जस्ट गिविंग द एग्जांपल। ऐसे भी हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं स्टोरी या प्ले लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो या कोई भी ऐसी ऐसा प्ले का जरूरी नहीं कि ये तो मैंने आपको वैसे ही रिसेंट एग्जांपल दी, कोई भी ऐसा प्ले, फॉर एग्जांपल आप अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड आप कोई प्ले लिखते हैं या नॉवल रिलेटेड नॉवल लिखते हैं, जैसे पठान नेशंस की या पख्तून्स की, दे हैव डिफरेंट स्टोरीज ना, देयर कल्चर, तो उससे रिलेटेड अगर हम प्ले लिखते हैं तो हमारा कल्चर रिप्रेजेंट होता है, डिफरेंट कंडीशंस उसमें आ जाते हैं। सो टाइम प्लेस और कंडीशंस आपको बताते हैं सेटिंग के बारे में। देन करेक्टर्स, करेक्टर्स क्लास आपको पता होना चाहिए कि आपके टू मेन करेक्टर्स होते हैं, प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट, ठीक है। ये अगर पेपर में आ गया तो आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रोटैगनिस्ट इज द टाइप ऑफ द करेक्टर, पी से आप लोगों ने याद रखना है कि विच प्लेज अ पॉजिटिव रोल, ठीक है, और इट इज ऑलवेज योर हीरो, ठीक है। एंटागनिस्ट बेसिकली यहाँ में लिख लेते हैं, एंटागनिस्ट बेसिकली एंटी से ऑरिजिनेट हुआ, एंटी मीन्स ऑपोजिट, ठीक है, एंटी मीन्स ऑपोजिट, और ये इट प्लेस अ नेगेटिव रोल, ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज योर विलन, ठीक है। अब सिर्फ क्लास आपके ये सिर्फ दो करेक्टर्स नहीं है, आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स हैं जिसको अभी हम शॉर्टली डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले करेक्टर आपका आ जाएगा जी स्टेटिक टाइप ऑफ करेक्टर, ठीक है, ये टर्म आप लोगों ने फिजिक्स में भी गो थ्रू किया होगा, स्टेटिक करेक्टर। एनी आइडिया अबाउट द वर्ड स्टेटिक? सेम रहे, स्टेटिक मीन्स कांस्टेंट, हम कहते हैं ना वो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसमें आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एक टाइप थी, उसमें ये था कि लाइक मोशन जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, सो स्टैटिक मींस कांस्टेंट। अब क्लास आप लोग को पता है कि आपके प्ले नॉवल, लाइक यू कैन लिटरली टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास, वी हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स, उसमें एक ऐसा कैरेक्टर जरूर होता है जो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, मतलब अगर उसका अदर देन योर प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट, ठीक है, साइड कैरेक्टर्स आप उसको कह सकते हैं, उसमें ऐसा रोल जरूर किसी न किसी एक करेक्टर का होता है कि जैसे रोल उसका स्टार्ट में होते हैं वैसे ही रोल आपका उसी करेक्टर में का लास्ट तक जाता है। इफ ही और शी इज पॉजिटिव तो ही और शी इज पॉजिटिव टिल एंड, इफ शी और ही और शी इज नेगेटिव तो वो नेगेटिव एंड तक ही रहता है, मतलब कि वो चेंज नहीं होता, उसको हम कहते हैं स्टैटिक करेक्टर, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर डायनेमिक करेक्टर। अब मैं आपको इससे दो एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। आप लोगों का 14 प्ले था फर्स्ट ईयर में, ठीक है, डायनामिक मीन्स समथिंग दैट इज बीइंग चेंज्ड, ठीक है, 14 प्ले था, वी वेंट थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मिसेस स्प्रिंग, ठीक है, when we were at the start of the play we came to know that she is a bossy type of character, she is very authoritative type of character, ठीक है, she wanted to show off her wealth, ठीक है, सो हमें समझ आ गई थी कि जी she wants to show off her wealth by with the usage of dinners basically। बाद में हमें पता चला कि जैसे ही गेस्ट ने अपनी इनविटेशंस को तो कैंसिल नहीं किया, बट जब दे कैंसिल डियर कमिंग अराइवल्स बेसिकली, तो उनको तो गुस्सा था, लेकिन जब बाद में बाकी गेस्ट आ रहे थे कि जी वो नहीं आ सकते तो हम आ जाते हैं, तो वो कूल डाउन हो गई थी कि ठीक है अगर वो मेन गेस्ट नहीं आ रहे तो उसकी जगह हम इन गेस्ट को जो है ना वो सीट्स पर बिठा देते हैं। अब उनकी फर्स्ट पर्सनैलिटी ये थी कि शी वांटेड टू शो हर स्टेटस बेसिकली, जो उनके माइंड्स में जो उन्होंने गेस्ट को इनवाइट किया था वो उनके माइंड्स में थे, लेकिन जब उनको लगा कि देयर इज नो अदर सोल्यूशन तो बाकी गेस्ट को उन्होंने इनवाइट किया। इस टाइप ऑफ करेक्टर को, इस चेंज ऑफ पर्सनैलिटी को, इस चेंज ऑफ थिंकिंग्स को क्लास हम कहते हैं डायनामिक करेक्टर। डायनामिक मीन्स के जो आपके स्टार्ट में कुछ और
लाइक उसकी उसकी पर्सनैलिटी या उसकी थिंकिंग्स या उनकी इमोशंस कुछ और होती हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ ड्रामा, नॉवल, मूवी, सीजन, एनीथिंग, वो चेंज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव होता है तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इस टाइप ऑफ करेक्टर को हम कहते हैं डायनामिक करेक्टर। गॉट इट? समझ आ गई क्लास यहाँ तक? जल्दी से बताएं। ठीक है, और अभी जो आपका द पर्ल है, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए शॉर्टली मैं इंट्रोडक्शन दूं कि कीनो को जब पर्ल मिला, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से, ही थॉट के ही वुड बी यू नो ट्रीटिंग हिज सन by the wealth, by the money that he would be getting from that pearl. ठीक है, he basically thought that our life would be now very easy, very comfortable and we will be enjoying our life. ठीक है, उसकी वो थिंकिंग्स थी पहले। बाद में जी उसको पता चला कि जी किसी हम उनको किसी बेसिकली अटैकर्स ने उन पर अटैक किया, बेसिकली उनको कनकर किया, और वो जो पर्ल था वो उन्होंने उनके कीन, उनका जो बेटा था, ठीक ठीक है, कॉरिटीटो, बेसिकली उनको मार दिया था उन अटैकर्स ने। ठीक है, तो उनको उन्होंने सोचा कि अब इस पर्ल की क्या जरूरत है जब हमारा सन ही नहीं रहा। ठीक है, तो वो पर्ल उन्होंने दोबारा समंदर में दोबारा जो है दे थ्रू इट बेसिकली। तो वो उनकी थिंकिंग स्टार्ट में कुछ और थी कि नाउ वी विल बी हैविंग द बेस्ट लाइफ। बाद में उनकी थिंकिंग चेंज हो गई कि वी डू नॉट हैव आवर सन, सो आवर लाइफ इज नाउ मिजरेबल बेसिकली। सो जो आप कह सकते हैं ना, कीनो का करेक्टर जो है वो भी डायनामिक करेक्टर है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट चेंज। ठीक है, इसके साथ साथ क्लास एक आपका है जी स्टॉक करेक्टर। ये करेक्टराइजेशन का अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये आप लोगों ने मस्ट लिखना है। पीडीएफ में इनकी डेफिनेशंस भी आपको मिल जाएंगी, एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। प्लस स्टॉक करेक्टर आपका ये होता है कि ये बेसिकली आपका स्टीरियोटाइप करेक्टर होता है। इसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। आपको पता है कुछ नॉवेल्स में, कुछ प्लेस में ऐसे कैरेक्टर्स जरूर होते हैं। या तो वो किसी प्ले में जी पर्सन इज अ डॉक्टर, ठीक है, तो वो थ्रू आउट द प्ले या थ्रू आउट द ड्रामा उसने डॉक्टर ही रहना है ना। वो एक आपकी सोसाइटी के स्टीरियोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाल मार्क एक स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले डॉक्टर होता है बाद में वो टीचर बन जाता है। ठीक है, या कोई टीचर है, कॉलेज की टीचर है, यूनिवर्सिटी की टीचर है, सो वो थ्रू आउट द प्ले। अब ये स्टेटिक और स्टॉक करेक्टर में ये डिफरेंस है कि स्टेटिक करेक्टर आपका रिलेटेड है पर्सनैलिटी से। जो आपका स्टॉक करेक्टर है ये आपके सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर किसी प्ले में या किसी नॉवल में एक किलर है, ठीक है, सो वो एक स्टॉक करेक्टर है, मतलब कि उसका स्टीरियोटाइप ये है कि वो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टूवर्ड्स द एंड वो एक आपकी सोसाइटी का स्टीरियोटाइप ही रिप्रेजेंट करते हैं, दैट ही इज अ किलर। ठीक है, अगर इसी तरह किसी भी प्ले या किसी भी नॉवल में कोई क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, तो क्रिकेट प्लेयर से ऐसा नहीं होता कि वो फुटबॉलर बन जाता है। वो थ्रू आउट द स्टोरी आपकी एक सोसाइटी के हाल मार्क को, स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो क्रिकेट प्लेयर ही रहता है। इस टाइप ऑफ करेक्टर को हम, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तानी ड्रामास में डॉक्टर होते हैं, वो फैमिली डॉक्टर बन जाता है। हर उस जब भी किसी फैमिली का कोई मेंबर इफ ही और शी इज सफरिंग तो उस डॉक्टर को बुलाया जाता है, और वो नेम भी देते हैं कि ही इज आवर फैमिली डॉक्टर, प्लीज कॉल कॉल हिम और हर। ठीक है, सो उस करेक्टर को हम कहते हैं स्टॉक करेक्टर। गॉट इट क्लास? अच्छा क्लास, लास्ट हम टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल बी कंक्लूडिंग आवर क्लास। कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं जी कि व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, तो आप लोग यही कहेंगे कि मैम कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी इस तरह का इशू होता है, सो वी कॉल इट एज अ कॉन्फ्लिक्ट। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्फ्लिक्ट एंड इशू। ठीक है, दोनों ही प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना क्लास, ये इसका जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़ा सा सीवियर होता है। आप लोगों ने सुना होगा जी पाकिस्तान एंड इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, while talking about Kashmir. So conflict is something that is a problem, but in order to solve the conflict, we need a lot of efforts, we need a lot of hard work, but it is difficult to solve it. इशू या प्रॉब्लम, हम कहते हैं ना कि इसको ये इशू है, इसको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स लाइक हम सॉल्व कर सकते हैं एंड दे आर इजी टू सॉल्व।
अब जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है इसकी टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं, देन वी आर कंक्लूडिंग आवर क्लास। इसकी क्लास टू टाइप्स हैं, द वन इज इंटरनल एंड द अदर वन इज एक्सटर्नल। अब अगर आपके पेपर में कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपने ये टाइप्स भी लाइक यू हैव टू टॉक अबाउट इट। इंटरनल मीन्स के जो आपके मेन वर्सेस सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रॉब्लम, इज बेसिकली इंटेंसिफाइड पोजीशन। अब जस्ट सपोज मैन वर्सेस सेल्फ क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जो हमारे इनर थॉट्स के साथ एक कंटिन्यूअस वार चल रही होती है। Sometimes we have a lot of preparation to related to our papers, related to our exams, but we are still not sure that either we are having best preparation or not. हम confused ही रहते हैं, ठीक है। Sometimes we are, having the issues of confidence, ठीक है। We know a lot about each and everything, ठीक है, but when it's our turn to speak, so हमसे बोला नहीं जाता है, conflict में हम रहते हैं। बट वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हमारे अपने इमोशंस के साथ, अपने थॉट्स के साथ होता है। ओके, बस लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर 1 मिनट, देन यू पीपल कैन गो। मैन वर्सेस सेल्फ, इस कॉन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं मैन वर्सेस सेल्फ, और ये इंटरनल होता है। बाकी जो आपके एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो है मैन वर्सेस मैन, ठीक है। एक है मैन वर्सेस सोसाइटी, एंड द लास्ट वन इज मैन वर्सेस डेस्टिनी in the society। that's yes Mohammed, good। class इनको समझ लें फिर you people can go। man versus man, class just suppose I'm having a fight with my neighbor or something, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। you people are having a fight or something with your neighbor, तो एक प्रॉब्लम है जो बिटवीन यू एंड योर नेबर है, ठीक है। सो इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आपका मैन वर्सेस मैन हो जाएगा। मिसेस आप 14 की अगर एग्जांपल है तो वो एक मिसेस स्प्रिंगल और उनकी बेटी के जो दरमियान एक वार चल रही थी, हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज एक्सटर्नल एंड मैन वर्सेस मैन, बिकॉज शी वांटेड टू हैव अ गुड मैच फॉर हर डॉटर एंड हर डॉटर वाज वेरी ओबीडियंट, ठीक है। सो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। मैन वर्सेस सोसाइटी, मिसेस स्प्रिंगल का ये सोचना कि if my daughter will be having a good husband, or we are having a good social status, and in future we also want to have good social status or social class basically, तो वो कहाँ से सीख रही थी, कहाँ से उसको वो सोचें आ रही थी, कहाँ से वो थिंकिंग्स और थॉट्स आ रही थी, उसको सोसाइटी से आ रही थी, ठीक है। सो मैन वर्सेस सोसाइटी वाज दैट एग्जांपल। or man versus destiny, sometimes like we are human beings class, it's not that we are always satisfied, we should be, but sometimes it happens we are always questioning the actions of our destiny, oh ye kya कि क्यों हो रहा है, why it is happening to me, ठीक है, why to not to someone else, why he or she is happy, why I'm not happy, or um why sometimes we are praying 5 times a day and we are doing each and everything, but still we are sometimes feeling very weak and we are questioning ourselves, ठीक है, and sometimes our the things and the activities of our destiny as well। तो वो जो हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं कि व्हाई इट इज हैपनिंग टू मी। सो वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है मैन वर्सेस गॉड और मैन वर्सेस डेस्टिनी, ठीक है। सो अब ये जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है इसमें आप लोगों ने एक तो इंटरनल एक्सटर्नल ये सारी टाइप्स मेंशन करनी है, एंड देन यू हैव टू गिव द एग्जांपल फ्रॉम योर टेक्स्ट। ओके क्लास, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड टुमारो। टेक केयर देन एंड अल्लाह हाफिज।